रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जब आंसर की आ चुकी है, थोड़े दिनों के पश्चात आपकी चयन सूची भी आ जाएगी, तो उसके पश्चात हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए और वे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चयन सूची से पहले ही तैयार कर लेने और अपने पास रख लेने हैं, और वे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद आपको तैयार करने हैं। तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए। यूट्यूब के ऊपर आपको दिखाया गया होगा कि कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट्स है, आपने भी देखा होगा। तो पहले हम उनके बारीकी से रीड करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से आपको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किस तरह से क्या होना चाहिए, वो समझते हैं। तो सबसे पहले है स्क्रूटिनी फॉर्म, परिनिरीक्षा प्रपत्र। ये परिनिरीक्षा प्रपत्र जो आपको आपका जैसे ही चयन सूची की नोटिफिकेशन आता है, तब आपको एसएसओ आईडी के अंदर जो आपने एसएसओ आईडी है वहां पर एक लिंक खुलेगा और वहां से आपको क्या करना है, ये प्रपत्र डाउनलोड करना है। ये प्रपत्र इस तरह का रहेगा। ये प्रपत्र मेरे सेकंड ग्रेड का है, जो मेरा जब सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था तब का है, तब ये मेरा फॉर्म भरा गया था। और इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ राजस्थान लोक सेवा जो आरपीएससी लिखा हुआ है उसके स्थान पर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड लिखा होगा। ये उसका जो फॉर्म है, ये लिखा हुआ है परिनिरीक्षा प्रपत्र। ये इस तरह का फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है। इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वैसा का वैसा ये फॉर्म है जो आपको अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह का फॉर्म भरना है आपको, और फॉर्म में आपको 2 सेट बना लेने हैं। एक सेट हमेशा आपको पास अपने पास रखना चाहिए जो कि ब्लैंक होना चाहिए, और सेट की कम से कम 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 2 कॉपी तो वहां पर जमा हो जाएगी कार्यालय के अंदर, और एक प्रति आप अपने पास रखेंगे। एक प्रति पीओ कार्यालय के अंदर जमा हो सकती है, और एक प्रति आपके मुख्यालय में जमा हो जाएगी। फिर आता है 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। देखिए 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, मेरे टाइम यहाँ पर 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, यहाँ लिखा हुआ होगा अगर दिख रहा होगा तो 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है। अब 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, ये आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर फीस के रूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भेजना होगा। फिर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने रीट के बाद जो पात्रता परीक्षा थी उसके बाद और परीक्षा हुई, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास पड़ा होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने 3rd नंबर वरीयता के अंदर रखना है। फर्स्ट के अंदर आपको पोस्टल ऑर्डर आपके फॉर्म के ऊपर रखना है। फिर सेकंड आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भर के रखना है, और 3rd नंबर पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ये प्रवेश पत्र है, ये आपको इसमें जमा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रवेश पत्र अपने पास रखना है। फिर आगे आता है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, और 10वीं के मार्कशीट के साथ ही 10वीं का प्रमाण पत्र नीचे लगा होता है। पहले जो मार्कशीट हुआ करती थी उसमें 10th की मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट 2 या 3 साल बाद आया करता, लेकिन अब जो 10th की मार्कशीट आ रही है उसके साथ सर्टिफिकेट इसके साथ में ही इंक्लूड है। तो आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, यदि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में यदि आपके नाम के अंदर स्पेलिंग के अंदर मिसमैच है, तो वो ये कार्रवाई आप इस दरमियान जो अभी टाइम चल रहा है, मतलब कि रिजल्ट के आने से पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत भीड़ रहेगी अजमेर बोर्ड ऑफिस में। इसी प्रकार से आपको 12th की मार्कशीट भी, आपको 10th मार्कशीट के बाद में 12th की मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट जो इसके साथ इंक्लूड होता है। फिर आता है आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स एंड फाइनल ईयर की मार्कशीट। ये जो अगर कोई स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में अपियर हो रहा है, शामिल होने वाला है, या अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में है, उसने अपियर का फॉर्म लगा के फॉर्म भरा है, तब उसको क्या करना है, इस फॉर्म के साथ ही प्रपत्र 3 आएगा। इस फॉर्म के साथ प्रपत्र 3 है, वो प्रपत्र 3 के अंदर आपको ये अपने संस्था प्रधान से ये लिखवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर अभी इसमें एपियर फाइनल ईयर में एपियर हूँ, और मुझे इसके अंदर ये इस परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ, ये संस्था प्रधान से आपको लिखवाना पड़ेगा। ये है, ये प्रपत्र 3 है, जिसमें ये क्या लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ये जो कि है वो संस्था परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, संस्था प्रधान के साइन और मोहर।
ये आपको ध्यान रखना है जो फाइनल ईयर के अंदर अपियर हो रहे हैं। फिर आता है, अगर आपके पास बीएसटीसी है या बीएड है, तो बीएसटीसी की आपको दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट, और बीएड की भी आपको मार्कशीट विथ आपको डिग्री। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन में भी आपको डिग्री चाहिए। अगर मान लो आपके पास डिग्री अभी तक नहीं आई है या बीएड की डिग्री नहीं आई है, तो आप संबंधित यूनिवर्सिटी से वहां से जाके अपनी प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री आपको एक निर्धारित शुल्क यूनिवर्सिटी लेगी और आपको क्या करेगी, तुरंत आपको प्रोविजनल डिग्री दे देगी। आप डिग्री के भरोसे मत बैठे रहना कि डिग्री कब आएगी, नहीं, आप प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहां पर बीएसटीसी आपने की थी या बीएड की है, वहां का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वहां से आपको उस कॉलेज से आपको क्या बनाना है, चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना है। फिर आता है दो चरित्र प्रमाण पत्र। ये जो दो चरित्र प्रमाण पत्र कब बनाने हैं आपको, जब आपका चयन सूची आ जाती है, चयन सूची का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद आपको दो गजेटेड ऑफिसर से चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। तो अलग अलग व्यक्ति से दो चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, दोनों अलग अलग व्यक्ति के थ्रू होने चाहिए। फिर आता है चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था। यदि आपकी शैक्षणिक संस्था बीएड या बीएसटीसी अंतिम है, तो आपका यही चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर चल जाएगा। तो लास्ट जो क्वालिफिकेशन आपने जिस कॉलेज से की है, वहां का आपका अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आता है रीट प्रमाण पत्र। तो ये रीट प्रमाण पत्र भी आपका साथ होना चाहिए। फिर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है लाइफ के अंदर, और वो आपके, अगर आपके पास पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करा लीजिए, जो येलो कलर का होता है, ई-मित्र से बनाया जाता है। जातीय प्रमाण पत्र, तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या एससी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी कैंडिडेट्स को तो जातीय प्रमाण पत्र वही चलता है जो पहले बनाया, वही लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन ओबीसी के लिए शायद 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए नॉन क्रिमिनल वर्ग के लिए। फिर आता है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट पर्सन, यानी कि शारीरिक विकलांगता। तो ये जो शारीरिक विकलांगता होती है, कम से कम 40% अगर होती है, अगर सर्टिफिकेट के अंदर, तो ही उसको ये लाभ मिलेगा। विदाउट 40% से नीचे वाले को ये लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो उसको ये विशेष शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। विधवा और तलाकशुदा, अगर कोई लेडीज ने विधवा या तलाकशुदा से फार्म के अंदर अप्लाई किया है, तो विधवा के अंदर आप पति की डेथ सर्टिफिकेट का उल्लेख होना चाहिए, और एक स्वयं घोषणा पत्र भी, स्वयं के द्वारा एक घोषणा पत्र भी, शपथ पत्र लेके उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं विधवा हूँ। और तलाकशुदा, यदि कोई परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, तो उसको भी अपना मतलब डिग्री, इसके लिए वर्ड है डिग्री, न्यायालय से डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, और डिग्री के साथ 4 या 5 पेज और होते हैं, वो भी साथ में होने चाहिए। विवाहिता और अविवाहिता शपथ पत्र, यदि आप मैरिड पर्सन हैं, आप विवाहित हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं विवाहित हूँ, और अविवाहित हैं तब भी आपको ये घोषणा पढ़नी पड़ेगी, स्वयं घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं अविवाहित हूँ। अगला जो आपका प्रमाण पत्र रहेगा वो भूतपूर्व सैनिक का रहेगा। यदि आप सेना से हैं, आपने सेना के अंदर नौकरी की है, तो आपको भूतपूर्व सैनिक का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपने भूतपूर्व सैनिक से यदि अप्लाई किया है। फिर आता है यदि आप कोई खिलाड़ी रह चुके हैं, तो खिलाड़ी का स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फिर आता है पहचान पत्र। ये आपके पहचान पत्र के अंदर वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, ये आपको रखना पड़ेगा। फिर आपको एक स्वयं द्वारा ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरे को किसी भी परीक्षा के अंदर वंचित नहीं किया गया है, ऐसा आपको अपने घोषणा में लिखना पड़ेगा, जिसमें ये अनुशासन संबंधी घोषणा है। संतान संबंधी, तो संतान संबंधी के अंदर जैसे ये मेरे खुद ने जब सर्टिफिकेट लगवाता था, तो ये संतान संबंधी घोषणा है। ये संतान संबंधी घोषणा आपको इस तरह के, ये आपको कलेक्टेड के ये न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, वहां पे टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, हाथों हाथ 50 रुपए के स्टाम्प पे ऊपर आपको लिख देंगे। इसी तरह से आपको धूम्रपान संबंधी घोषणा थी, ये करनी है। फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म,
ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म, देखो ये एक महत्वपूर्ण है सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको इस स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आएगा। और ये जो आपको ये दो है, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन, जब भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए तुरंत चले जाना है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ये किस तरह का रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का रहेगा, ये है अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो लिखा हुआ है दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर नीचे इनके क्या हो गए सील साइन हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपको क्या आता है पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये देखो यहाँ बाद में ये इस तरह का होगा, और बाद में आपको इस तरह का पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, और वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र है, ये आपको इस तरह का दे दिया जाएगा। और मेडिकल वेरिफिकेशन के अंदर आपको किसी भी आप ये देखो ये दो चीज पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए जब भी जाए तो आप किसी एक कैंडिडेट को साथ में जरूर ले जाना, ताकि उससे क्या है कोई भी काम हो तो तुरंत आप उसके साथ उसके थ्रू करा सकते हैं। आप अकेले का कौन कौन से काम करेंगे, तो एक पर्सन को साथ में जरूर ले जाना। तो यहाँ पर जो मेडिकल वेरिफिकेशन होगा कुछ नहीं होगा, अगर डरने की कोई बात नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ हॉस्पिटल से आपको पर्ची कटवानी है, जो अपन जहाँ पे जाते हैं आउटडोर पे वो पर्ची कटानी है, वो आजकल फ्री मिल रही है। और वहां से कराने के बाद उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपका वेट लिखेंगे, आपकी हेल्थ चेकअप के लिए सिर्फ आई का जो भी है आंख चेक करेंगे, यूरिन और ब्लड चेक करेंगे। उसके बाद आपको विद इन 1 घंटे के अंदर आपको ये मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको इस तरह का हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और लास्ट बनता है दहेज संबंधी सूचना। आपको ये उल्लेख करना पड़ेगा, स्वयं द्वारा ये घोषित करना पड़ेगा। 50 ये सभी जो है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखे जाएंगे कि मैं इसको छोड़ते हुए पुलिस वाले को और मेडिकल वेरिफिकेशन को छोड़ते हुए ये आपको क्या है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा कि मैंने शादी के बाद किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, और मैं दहेज लेता हूं तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह का आपको घोषणा, या आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको वहां जाके कोर्ट में जो भी टाइपिस्ट बैठते हैं, नोटरी बैठते हैं, उनको कहना पड़ेगा, वो हाथों हाथ आपको टाइप करके देंगे। लेकिन साथ में एक कैंडिडेट्स को जरूर ले जाना हेल्प के लिए। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको एक तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन आपको तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको करवा लेना है। और जिनके मिसमैच है 12th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में, वो जरूर अभी जाके बोर्ड ऑफिस में जाके अपने नाम के अंदर संशोधन करा सकते हैं, या कहीं पे भी पिताजी के नाम में माताजी के नाम पे सपोज डेट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन के अंदर कुछ नहीं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक शपथ पत्र लिखना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम के अंदर ये मेरे नाम के अंदर करेक्शन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो चल जाएगा। तो माइनर मिस्टेक कोई प्रकार की मिस्टेक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको साफ सुथरा फार्म भरना है, कांटा छांटी नहीं करनी है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये फार्म आपको संलग्न करके जमा करवा देना है, और एक कॉपी अपने पास रख लेना। हो सके तो 4 कॉपी के अंदर फॉर्म आपको यहाँ पे बना लेने हैं। आपको क्या करना है, इन सारे जैसे 2 प्रति के अंदर ये पूरे 2 प्रति के अंदर, और 1 प्रति पीओ ऑफिस के अंदर, 1 प्रति आपके पास रह जाएगी, यानी कि आप कम से कम 4 कॉपी के अंदर ये फॉर्म बनाने हैं। और 2 जिला मुख्यालय में रह जाएगी, 1 आपके पास रह जाएगी, 1 पीओ ऑफिस के अंदर रह जाएगी, जिसमें पीओ ऑफिस के अंदर आपकी एक पर्सनल फाइल बनेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर रहेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो, आगे की प्रोसेस किस तरह से क्या है, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच।